गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th में हमने पार्टनरशिप व्यवसायिक संगठन का स्वरूप था वो पूरा किया है। आज हम अपने तीसरे स्वरूप को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सहकारी संगठन। सहकारी संगठन क्या होता है? जैकि सहकारी यानी दो शब्दों से मिलकर मिला है, जहाँ एक से अधिक लोग मिलकर कार्य करते हैं उसको बोलते हैं हम सहकारी। ठीक है। सहकारी संगठन शब्द है, उसका उद्देश्य होता है बहुत सारे व्यक्ति स्वेच्छा से एक संगठन का निर्माण करते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, अर्थात वह सब मिलकर कार्य करते हैं एक दूसरे के लिए। यानी ये संगठन बहुत सारे व्यक्तियों का मिला हुआ एक संगठन होता है जो स्वेच्छा से एकत्रित होते हैं अपने आर्थिक उद्देश्य, दूसरों को अपने शोषण से बचाने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए। अर्थात यह सहकारिता के सिद्धांत पर चलता है, यानी एक व्यक्ति सबके लिए और सब व्यक्ति एक के लिए, इस सिद्धांत पर ये आधारित होता है। यहाँ जो संगठन होता है ये जो बनाया जाता है उसके लिए आपको पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। एक सहकारी समिति अधिनियम है हमारा 1912, उसके अंदर जाकर आपको अपनी इस समिति का, जो कि आपने कम से कम 10 बालिग यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति स्वेच्छा से मिलकर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए, अपने कल्याण के लिए एकजुट होते हैं, वह मिलकर इस समिति का गठन करते हैं और सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हैं। और रजिस्टर्ड होने के पश्चात यह समिति जो है अपने स्वतंत्र वैधानिक रूप को धारण कर लेती है, अर्थात निर्मित हो जाती है। सहकारी संगठन स्वरूप क्या है उसकी परिभाषा एक मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 के तहत सहकारी संगठन एक प्रकार की समिति है जिसका उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांत के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना होता है। सहकारिता का सिद्धांत क्या होता है? एक सबके लिए और सब एक के लिए। तो एक डेफिनेशन आप याद करेंगे कि सहकारी संगठन की परिभाषा क्या है। ठीक है। अब आते हैं कि सहकारी संगठन के अंदर मैंने आपको बताया कि कम से कम 10 नाबालिग व्यक्ति मिलकर स्वेच्छा से सबके कल्याण, शोषण से मुक्त होने के लिए, आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए सहकारी अधिनियम 1912 के तहत अपनी इस समूह को रजिस्टर्ड कराते हैं, तब वह अपने वैधानिक स्वरूप में आ जाती है। अब समस्या आती है कि इसकी पूंजी का निर्माण कैसे होता है। तो मैं आपको बताऊंगी, सहकारी संगठन के अंदर पूंजी भी उसके सदस्यों द्वारा ही लगाई जाती है। पूंजी के लिए प्राप्त करने के लिए अंशों का निगर्भन किया जाता है और ये अंश प्राप्त करने वाले व्यक्ति सभी समिति के सदस्य होते हैं या बाहर से भी पैसा प्राप्त किया जा सकता है। सहकारी समिति स्वरूप को सरकार द्वारा भी अनेक प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। अगर किसी भी प्रकार का ये ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो कम मात्रा में, कम ब्याज पर इसे सरकार द्वारा भी कई प्रकार की सहायता दी जाती है। हम पढ़ने जा रहे हैं अब सहकारी समितियों के लक्षण क्या है, यानी विशेषताएं क्या है। पहली विशेषता है स्वैच्छिक सदस्यता। आपको बताएं कि सहकारी संगठन स्वरूप जो होता है इसमें सदस्यता स्वैच्छिक होती है, अर्थात इस समिति के अंदर सदस्य स्वेच्छा से आ जा सकते हैं। आने का मतलब कोई भी सदस्य इसका कोई भी व्यक्ति इसमें स्वेच्छा से सदस्य बन सकता है और वह छोड़कर भी जा सकता है, उसे किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य इसकी सदस्यता को छोड़ना चाहता है तो उसे एक नोटिस जरूर समिति को देना होता है ताकि उसकी जानकारी समिति को रहे। दूसरी विशेषता इसकी होती है वैधानिक स्थिति। वैधानिक स्थिति की बात करें हम तो सहकारी समिति, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अस्तित्व में ही तब आती है जब हम उसका सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि समिति में जितने भी सदस्य होते हैं उनका अपना पृथक अस्तित्व प्राप्त होता है तथा समिति का भी अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। अर्थात समिति एक कृत्रिम व्यक्ति के माध्यम से, कृत्रिम व्यक्ति के रूप में अपने नाम से कोई संपत्ति खरीद सकती है, किसी से अनुबंध कर सकती है, किसी पर दूसरे पर मुकदमा भी चला सकती है, उसको
प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व पृथक वैधानिक अस्तित्व होने के कारण इसके सदस्यों के प्रवेश करने पर या उनके छोड़ के जाने पर समिति के स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि ये विधान द्वारा निर्मित समिति होती है। ठीक है। तीसरा होता है सीमित दायित्व। सहकारी समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित रहता है। अगर किसी भी प्रकार का दायित्व अगर समिति के अंदर हानि या लाभ होने पर उत्पन्न होता है तो सदस्य केवल अपनी लगाई गई पूंजी तक की ही जोखिम सहन करता है। आप उसके अतिरिक्त उससे किसी भी प्रकार की मांग नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है लक्षण में नियंत्रण। जो समितियां होती है सहकारी समितियां, उसका संचालन उसके सदस्यों के द्वारा वोट देकर एक प्रबंध कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। सदस्यों के पास जितने भी इसके सदस्य होते हैं, चाहे वह कोई किसी भी पद पर क्यों ना हो, सभी को, चाहे उसने कितने भी पैसे या कितने भी अंश क्यों ना खरीदे हो, उसके पास केवल एक वोट देने का अधिकार होते हैं, यानी मताधिकार यहाँ पर सबको समानता के साथ करना होता है। प्रबंध समिति चुनने का जो मौका होता है वह उसके सदस्यों को मिलता है। जैसे कि भारत सरकार के प्रजातांत्रिक शासन को आपने देखा होगा कि सभी व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, वोटिंग के माध्यम से चयन करते हैं अपने संचालन करने वाले का। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक स्थिति होती है, नियंत्रण प्रबंध कमेटी के हाथ में होता है। फिर आता है आखिरी पॉइंट, जिसका होती है सेवा भावना। सहकारी समिति का उद्देश्य पारस्परिक सहायता, कल्याण के मूल्यों पर अधिक जोर है। यानी अगर हम वास्तविकता में बात करें तो एक सहकारी संगठन का निर्माण ही उसके सदस्यों के कल्याण, आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए ही किया जाता है। अर्थात उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर सेवा भावना ही प्रधान तत्व होता है। इसके अंदर जितने भी लाभ प्राप्त होते हैं वह भी सदस्यों को प्राप्त होते हैं, और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि जो सदस्य हैं उनका कल्याण किया जाए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाए। यहाँ पर कोई भी लाभ प्राप्त होता है या आधिक्य प्राप्ति होती है तो समिति के उपनियमों के अनुरूप सदस्यों को लाभांश के रूप में ही वह वितरित कर दी जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सहकारी समिति के गुण क्या होते हैं। सहकारी समिति के गुणों की बात करते हैं तो उसका सबसे पहला गुण ये होता है कि वोट की समानता होती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत, यानी जो अपने सदस्यों ने कितनी भी पूंजी लगाई हुई हो, प्रत्येक सदस्य को केवल एकमात्र वोट देने का अधिकार होता है। यानी पूंजी की दृष्टि से अगर आप चाहे बहुत सारा पैसा भी लगाएं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही मत देने का अधिकार होता है। दूसरा लाभ ये होता है कि इसका दायित्व सीमित होता है। इसमें जितने भी सदस्य होते हैं उनका दायित्व उनकी लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है, इसलिए उनकी जो निजी संपत्तियां होती है, निजी व्यवसाय होता है, उनका प्रयोग कभी भी समिति के हुए हुए लॉसेस को पूरा करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन सदस्यों का दायित्व हमेशा सीमित रहता है। फिर होता है स्थायित्व, तो कि सहकारी समिति का निर्माण पंजीकरण 1912 के तहत कराया जाता है। कोई भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह छोड़ के चल जाता है या पागल हो जाता है तो समिति की निरंतरता यानी समिति के अस्तित्व के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी सदस्य आए जाए, मृत्यु हो, पागल हो, कुछ भी हो, ये समिति है उसका स्थायित्व बना रहता है, अर्थात वह अस्तित्व में बनी रहती है, उसके आने जाने से इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर अगला पॉइंट आता है मितव्ययी संचालन, क्योंकि प्रबंध समिति के अंदर जितने भी कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं उनका विशेष उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है, सेवा भाव होता है। तो यहाँ पर एक तो मध्यस्थियों की समाप्ति हो जाती है और दूसरा यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्ति या तो बिना वेतन के होते हैं या बहुत ही कम वेतन पर कार्य करते हैं, इसलिए इसका संचालन क्या होता है, बहुत मितव्ययी होता है। इसमें पैसों के डूबत ऋण के होने की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य का हित इस समिति से जुड़ा होता है। फिर आता है सहकारी सहायता। इसका एक और फ़ायदा ये है कि जितनी भी हमारी सहकारी समितियां होती है वह प्रजातांत्रिक धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण होती है, जो समाज कल्याण के लिए, लोगों को शोषण से बचाने के लिए बनाई गई होती है, आर्थिक शोषण से बचाने के लिए बनाई गई होती है। तो सरकार से भी इन्हें ऐसी समितियां जो उपभोक्ता कल्याण के लिए बनाई गई है उन्हें नीची दर पर ब्याज की ऋण के रूप में उपलब्धि प्राप्त होती है,
कई प्रकार के हमें सब्सिडीज़ प्राप्त होती हैं, टैक्सेस जो हम देते हैं उन पर भी कटौतियाँ होती है। इस प्रकार सरकार कई प्रकार की सहायता भी करती है। अगला पॉइंट आता है हमारा कि स्थापना इसकी क्या होती है, सरल होती है। जैसे ही कोई 10 बालिग व्यक्ति मिलकर इस समिति का गठन कर सकते हैं और पंजीकरण कराने की जो हमने बताया था अधिनियम 1912 में पंजीकृत कराते हैं, वह कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना ज़रूरी है, लेकिन वो औपचारिकताएं बहुत ही सरल और छोटी होती हैं जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं और उसका गठन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सीमाएं पढ़ लेते हैं। आप सभी जानते हैं इसमें 10 सदस्यों द्वारा इसको गठन किया जा सकता है। तो पहली सीमा यही है कि इसके संसाधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि सदस्य ही पूंजी लगाते हैं, इसलिए उनके संसाधन बहुत लिमिटेड होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें लाभों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो लाभांश की दर नीचे होने से लोगों का इन्वेस्टमेंट करने के प्रति सदस्यों का जो भाव होता है वो कम होता है और ज़्यादा सदस्य बनने में इंटरेस्टेड भी नहीं रहते हैं। फिर दूसरा पॉइंट आता है अक्षम प्रबंधन। सहकारी समितियाँ आप सभी जानते हैं कि बहुत अधिक यहाँ तो सेवा भाव से ही बिना वेतन के ही काम करते हैं या कुछ वेतन देकर आप इसके अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। तो जब हम वेतन कम देते हैं तो हमें कुशल प्रबंध संचालक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। यही कारण है कि पेशेवर व्यक्तियों की प्राप्ति नहीं होती तो उसका संचालन भी ठीक प्रकार से प्रभावी ढंग से नहीं हो पाता है। फिर तीसरा पॉइंट है गोपनीयता की कमी, क्योंकि जितने भी सदस्य होते हैं जब इनकी मीटिंग्स होती हैं तो यहाँ पर हर विषय पर क्या है, खुलकर चर्चा होती है। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रत्येक सहकारी समिति को पर प्रकट करने का दायित्व होता है कि वह अपने सारी चीज़ें सामने प्रकट करे। समिति प्रचालन के संदर्भ में गोपनीयता बनाए रखना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हर सभा में सभी लोग भाग लेते हैं और खुलकर यहाँ पर चर्चाएं होती हैं, इसलिए इसमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें जो होती है प्रकट हो जाती है, गोपनीयता की कमी होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब सरकार इतने अनुदान और सहायता करती है तो सरकार जब सुविधाएं देती है तो उसके प्रबंध संचालन, उसके खातों का अंकेक्षण करना, उसके बारे में जानकारी लेना, सरकारी नियमों का पालन करना, ये सारी कंडीशंस भी लगाती है। तो इन सहकारी समितियों के जो संचालन और नियंत्रण कार्य करना होता है उसके अंदर गवर्नमेंट का भी बहुत सारा हस्तक्षेप होता है, जिससे क्या होता है उसकी स्वतंत्रता पर गलत प्रभाव पड़ता है। फिर है विचारों में भिन्नता। परस्पर विरोधी विचारों के होने के कारण आंतरिक कलह उत्पन्न होता है कि जैसे समिति के सदस्य होते हैं और मान लीजिए आपने किसी सदस्य को संचालन प्रबंध कमेटी में डाला, अब जब उसके पास थोड़ी सी पावर्स आ जाती है तो वे क्या करता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने आप को अपने